आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में चल रहे हैं जिन्होंने 1000 साल पहले कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पूछे थे। हम चीज़ों को देखते कैसे हैं? क्या हमारी आंखों से कोई शक्ति निकलकर चीज़ों तक जाती है या चीज़ों से कुछ हमारी आंखों में आता है? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही क्रांतिकारी था और इसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। जी, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इब्न अल हैथम की कहानी नामक दस्तावेज से लिए गए कुछ अंश हैं। आज हमारी चर्चा का मकसद इसी शख्सियत की गहराई में उतरना है, जिन्हें अक्सर आधुनिक प्रकाशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। बिल्कुल। हम न सिर्फ उनकी वैज्ञानिक खोजों पर नजर डालेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी की उस असाधारण कहानी को भी जानेंगे जो किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इब्न अल हैथम के आने से पहले दुनिया सोचती कैसी थी। मतलब देखने को लेकर उस समय का सबसे बड़ा आइडिया क्या था? देखिए, उस समय सबसे ज्यादा असर प्राचीन यूनानी विचारकों का था। जैसे प्लेटो और यूक्लिड। हाँ, खासकर प्लेटो और यूक्लिड जैसे दिग्गजों का। उनका एक सिद्धांत था कि हमारी आंखों से लगातार प्रकाश की किरणें निकलती हैं। आंखों से? जी, जैसे किसी टॉर्च से रोशनी निकलती हो, और जब ये किरणें किसी चीज से टकराती हैं तो हमें वो चीज दिखाई देती है। अच्छा। इस विचार को एक्सट्रोमिशन थ्योरी के नाम से जाना जाता था, यानी बाहर भेजने का सिद्धांत। एक मिनट, आंखों से किरणें निकलती हैं, ये सुनने में तो किसी सुपर हीरो की कहानी जैसा लगता है। पर क्या लोग सच में इस पर यकीन करते थे? इसमें कुछ अजीब नहीं लगता था? जैसे अगर हमारी आंखों से टॉर्च निकलती है तो हम अंधेरा में क्यों नहीं देख पाते? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही वो सवाल थे जिन्होंने इब्न अल हैथम को भी सोचने पर मजबूर किया। उस समय के विचारक इसके जवाब में कहते थे कि देखने के लिए आंखों की किरणों का हवा से मिलना जरूरी है, और रात में हवा अलग होती है। मतलब कोई भी तर्क दे देते थे? हाँ, पर इब्न अल हैथम इन जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन अकाट्य तर्क दिया। क्या? उन्होंने पूछा कि अगर हमारी आंखों से किरणें निकलती हैं तो हमें तेज रोशनी या सूरज को देखने में दर्द क्यों होता है? सही बात है। दर्द तो तब होना चाहिए जब कोई चीज बाहर से आकर आंख पर लगे, ना कि आंख से बाहर जाए। वाह, ये तो बहुत ही साफ और सीधा तर्क है। इसने तो मतलब पूरी बहस ही पलट दी होगी। बिल्कुल। उन्होंने इस सदियों पुरानी धारणा को सिर्फ खारिज नहीं किया, बल्कि प्रयोगों से ये साबित किया कि हम इसलिए देखते हैं क्योंकि प्रकाश चीजों से टकराकर हमारी आंखों में आता है। अंदर आता है, बाहर नहीं जाता। सही। इसे इंट्रोमिशन थ्योरी कहते हैं, यानी अंदर आने का सिद्धांत। ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं था, ये दृष्टि को समझने में एक बुनियादी क्रांति थी। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। मैंने पढ़ा है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आंख की शारीरिक रचना का सही सही वर्णन किया था। हाँ, और ये उनकी प्रतिभा का एक और पहलू है। उन्होंने आंख को एक मशीन की तरह समझा और उसके पुर्जों को अलग अलग करके देखा। उन्होंने बताया कि कॉर्निया क्या है, लेंस कैसे काम करता है, और रेटिना वो पर्दा है जिस पर बाहर की दुनिया की तस्वीर उल्टी बनती है। मतलब एक पूरा मैकेनिकल नजरिया। बिल्कुल, जो उस समय के लिए अभूतपूर्व था। आज भी नेत्र विज्ञान का आधार वही समझ है। तो उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि क्या होता है, बल्कि ये भी समझाया कि कैसे होता है। हाँ। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उनका योगदान सिर्फ ऑप्टिक्स तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने तो विज्ञान करने का तरीका ही बदल दिया। ये एक अहम नुक्ता है, क्योंकि शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उनसे पहले ज्ञान का तरीका ये था कि पुराने महान विचारकों जैसे अरस्तू ने जो कह दिया है उसे ही सच मान लो। हाँ, उसे चुनौती नहीं दे सकते थे। बिल्कुल। ज्ञान पर सवाल उठाना अच्छा नहीं माना जाता था। इब्न अल हैथम ने इस परंपरा को तोड़ा। कैसे? उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी विचार या परिकल्पना को तब तक सच नहीं माना जा सकता जब तक उसे बार बार किए जा सकने वाले प्रयोगों और गणितीय तर्क से साबित न कर दिया जाए। अच्छा। उन्होंने जो तरीका बनाया, एक परिकल्पना बनाओ, उसे परखने के लिए प्रयोग डिजाइन करो, डेटा इकट्ठा करो और फिर निष्कर्ष निकालो, वही आज वैज्ञानिक पद्धति का आधार है। साइंटिफिक मेथड। जी। उन्होंने कहा कि सत्य की खोज करने वाले का कर्तव्य है कि वो हर चीज पर संदेह करे, यहाँ तक कि खुद के नतीजों पर भी। एक मिनट, अगर वो ये सब 11वीं सदी में कर रहे थे तो इसका मतलब है कि ये यूरोपीय पुनर्जागरण से लगभग 500 साल पहले की बात है। 500 साल? क्या ये सच है?
ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। ये बिल्कुल सच है। और ये सिर्फ टाइमलाइन का एक तथ्य नहीं है, ये इतिहास को देखने के हमारे यूरो केंद्रित नजरिए को चुनौती देता है। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत कोपरनिकस, गैलीलियो से हुई। हाँ, लेकिन इब्न अल हैथम जैसे विचारक साबित करते हैं कि इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और दुनिया भर में फैली हुई थीं। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान किसी एक संस्कृति की विरासत नहीं है। चलिए उनकी कुछ प्रयोगों की बात करते हैं। मैंने सुना है कि वे बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली होते थे, खासकर वो अंधेरे कमरे वाला प्रयोग। हाँ, ये उनका सबसे प्रसिद्ध प्रयोग है। कल्पना कीजिए एक पूरी तरह से अंधेरे कमरे की, ठीक है, जिसकी दीवार में बस एक छोटा सा छेद हो। उन्होंने देखा कि उस छेद से आने वाला प्रकाश बाहर के दृश्य को सामने वाली दीवार पर हूबहू लेकिन उल्टा चित्रित कर देता है। ये तो कैमरा ऑब्सक्यूरा का सिद्धांत है ना, जिससे बाद में कैमरे का आविष्कार हुआ। बिल्कुल, ये पिनहोल कैमरे का मूल सिद्धांत था। ये साधारण सी लगने वाली खोज आधुनिक फोटोग्राफी का आधार बनी। मतलब आज हमारे स्मार्टफोन में जो कैमरे हैं, उनका मूल सिद्धांत वहीं से शुरू होता है। एक तरह से हाँ, एक छोटे से छेद के माध्यम से प्रकाश को नियंत्रित करके एक सतह पर छवि बनाना। उन्होंने ये भी साबित किया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और इसी वजह से छवि उल्टी बनती है। और उन्होंने अपनी ये सारी खोजें एक जगह जमा की, एक बहुत बड़ी किताब में। हाँ, उनकी 7 खंडों वाली महान कृति किताब अल मनाजिर, प्रकाशिकी की पुस्तक। जी, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक पूरा विश्वकोश थी। इसका प्रभाव इतना गहरा था कि ये 600 साल से ज्यादा सालों तक इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों में ऑप्टिक्स पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बनी रही। 600 साल? हाँ, इसका लैटिन में अनुवाद हुआ और इसने रॉजर बेकन, केपलर और यहाँ तक कि आइजैक न्यूटन जैसे बाद के वैज्ञानिकों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। मतलब वो सब इब्ने अल हैथम के काम पर ही अपनी खोजों की इमारत खड़ी कर रहे थे। बिल्कुल। ये सोचना हैरान करता है कि इतना प्रभावशाली काम किन परिस्थितियों में लिखा गया होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसी खोजें शांत प्रयोगशालों में होती हैं, लेकिन इब्न अल हैथम की कहानी तो बिल्कुल अलग थी। उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही नाटकीय थी। हाँ, उनकी कहानी विज्ञान और सत्ता के टकराव की एक दिलचस्प मिसाल है। वो बसरा यानी आज के इराक में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी ख्याति इतनी फैली कि उन्हें मिस्र के शासक फातिमिद खलीफा अल हाकिम ने काहिरा बुलवाया। और अल हाकिम के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सनकी थे, बहुत महत्वाकांक्षी, लेकिन साथ ही बहुत सनकी और क्रूर शासक के रूप में जाने जाते थे। और उन्होंने इब्ने अल हैथम को एक बहुत बड़ा काम सौंपा था, है ना, नील नदी से जुड़ा हुआ। सही कहा। खलीफा ने उन्हें नील नदी की सालाना बाढ़ को नियंत्रण करने का काम दिया। इब्न अल हैथम, जो अपनी इंजीनियरिंग क्षमताओं के लिए भी जाने जाते थे, उन्होंने दावा किया कि वो एक बांध बनाकर ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ काहिरा गए? बिल्कुल। लेकिन वहां जाकर सब कुछ बदल गया। हाँ, बिल्कुल। जब वो असल में नील नदी का सर्वेक्षण करने पहुंचे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि नदी का पैमाना, उसका बहाव और उसकी शक्ति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उन्हें समझ आ गया कि उस समय की तकनीक से ऐसा बांध बनाना असंभव था। ओहो, तो अब वो फंस गए थे? बुरी तरह से। एक तरफ नील नदी की अथाह शक्ति, दूसरी तरफ एक सनकी और क्रूर खलीफा। वो करते तो क्या करते? तो उन्होंने क्या किया? वो खलीफा के पास जाके सच तो नहीं बता सकते थे, क्योंकि इसका अंजाम मौत हो सकता था। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक ऐसा नाटक करना पड़ा जो शायद उनकी वैज्ञानिक प्रतिष्ठा से भी बड़ा जोखिम था। नाटक? कैसा नाटक? उन्होंने पागल होने का अभिनय करने का फैसला किया। क्या सच में? हाँ, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया ताकि खलीफा को लगे कि इस महान वैज्ञानिक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और वो सजा के लायक नहीं है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। क्या ये काम कर गया? नजरबंद करने का आदेश दिया। घर में नजरबंद? और ये सजा, ये नजरबंदी उनके लिए एक छिपा हुआ वरदान साबित हुई। उन्हें खलीफा अल हाकिम की मृत्यु तक, यानी लगभग 10 साल तक घर में ही बंद रखा गया। और इसी नजरबंदी के दौरान दुनिया से कटे हुए उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम किया। ये तो अविश्वसनीय है। जिस कैद ने उन्हें समाज से दूर किया, उसी ने उन्हें इतिहास में अमर होने का मौका दिया। बिल्कुल। इसी एकांतवास में उन्हें वो समय और शांति मिली जिसकी जरूरत शायद उन्हें अपने सबसे गहरे ऑप्टिकल प्रयोग करने और सोचने के लिए थी। उन्होंने अपनी महान कृति किताब अल मनाजिर
भी इसी दौरान लिखी। ये विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलने का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। आज भी उनकी विरासत जिंदा है और ये सिर्फ अकेडमिक किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये तो आसमान तक पहुंच गई है। ये बहुत खूबसूरत तरीका है इसे कहने का, जब वैज्ञानिक चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम अल-हज़ीन, जो उनके नाम का लैटिन रूप है, जी, या एक क्षुद्र ग्रह का नाम 59239 अल-हज़ेन रखते हैं, तो वे सिर्फ सम्मान नहीं दे रहे होते, वे ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि आज अंतरिक्ष को दूरबीनों से देखने की हमारी क्षमता की नींव उसी व्यक्ति ने रखी थी जिसने हमें ये समझाया कि देखना असल में होता क्या है। और धरती पर भी उन्हें याद किया गया है। मैंने पढ़ा है कि उनका चित्र इराक के 10,000 दीनार के नोट पर भी था। हाँ, ये उनके अपने देश में उनके महत्व को दर्शाता है, लेकिन उनका सम्मान सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हाल के वर्षों में मिला। 2015 में यूनेस्को ने पूरे साल को प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। अच्छा। और ये घोषणा खास तौर पर इब्न अल-हैथम के ऑप्टिकल कार्यों की 1000वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए की गई थी। 1000 साल बाद इतना बड़ा सम्मान। हाँ, ये दिखाता है कि 1000 साल बाद भी उनका काम कितना प्रासंगिक और महत्वपूर्ण माना जाता है। ये इस बात की पहचान है कि उनकी खोजें किसी एक देश या संस्कृति की नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझी विरासत है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि इब्न अल-हैथम की कहानी सिर्फ प्रकाश और दृष्टि की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने न केवल ये बदल दिया कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, बल्कि ज्ञान की खोज करने के तरीके को भी एक नई दिशा दी। सबूत, संदेह और प्रयोग पर आधारित। बिल्कुल। उनकी कहानी एक अंतिम विचार को जन्म देती है जो आज की दुनिया के लिए शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। इब्न अल-हैथम ने अपना सबसे महान काम तब किया जब उन्हें दुनिया से अलग थलग कर दिया गया था, जब वो 10 साल तक घर में बंद थे। ये सोचने वाली बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस दुनिया में जहां हम लगातार सूचनाओं, सोशल मीडिया और विकिरणों से घिरे रहते हैं, क्या गहन सोच और सच्ची खोज के लिए एकांत और शांति आवश्यक है? क्या हमें भी कभी-कभी खुद को दुनिया से काटना पड़ता है कुछ बड़ा सोचने के लिए? शायद इब्न अल-हैथम की कहानी में इसका जवाब छिपा है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें बाहरी दुनिया के शोर से दूर मन की खामोशी में ही होती हैं।